Hello dear friend, welcome to Pharmacon channel. In my previous video, I have discussed about the Morse method, which is a type of अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन. हमने पिछली वीडियो में मोर्स मेथड के बारे में बात की थी, जो कि अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन का एक टाइप है. आप सभी को पता है कि अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम बेसिकली तीन मेथड के बारे में पढ़ते हैं. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जिनमें आपका पहला मेथड है मोर्स मेथड, जहां पे हम लोग बेसिकली हम इन तीनों मेथड को क्लासिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडिकेटर, कि कौन सा इंडिकेटर यूज किया गया है. जैसे कि अगर मैं मोर्स मेथड की बात करूं तो वहां पर हम पोटेशियम क्रोमेट यूज करते हैं. इसके बाद अगर मैं वोल्हार्ड मेथड की बात करता हूं तो यहाँ पर हम लोग फेरिक आयन यूज करते हैं बेसिकली एज ए इंडिकेटर. अगर मैं बात करता हूं फजान मेथड की तो यहाँ पर आपका फ्लोरोसिन या इओसिन एडजॉर्प्शन इंडिकेटर यूज किए जाते हैं, जो कि एडजॉर्प्शन मैकेनिज्म पर काम करते हैं. ठीक है, तो हमने तीन मेथड के बारे में बेसिकली डिस्कस किया था, जिनमें से हम मोर्स मेथड को कंप्लीटली देख चुके हैं कि वो एक डायरेक्ट मेथड होता है और उसमें पोटेशियम क्रोमेट आपका यूज किया जाता है. ठीक है, जहां पर एंड पॉइंट में आपका ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता था, जो कि एंड पॉइंट को इंडिकेट करता था. नाउ वी मूव ऑन टू द डिस्कशन अबाउट वोल्हार्ड मेथड. अगर हम वोल्हार्ड मेथड के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल जो वोल्हार्ड मेथड है आपका, ये 1874 में वोल्हार्ड के द्वारा दिया गया था. इट इज गिवन बाय वोल्हार्ड इन 1874. ठीक है, अगर मैं बात करता हूं जब ये आपका मेथड डिस्कवर किया गया, इसकी मतलब ये आपका आर्टिकल के रूप में पब्लिश हुआ, तो बेसिकली ये मेथड आपका यूज किया जाता था डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में सिल्वर आयन को फाइंड आउट करने के लिए. पहले जब इसकी खोज हुई थी तो उसका पर्पस क्या था कि जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है उसमें से सिल्वर आयन को हम लोग एस्टिमेट कर लें बाय यूजिंग फेरिक आयन एज एन इंडिकेटर. ठीक है, तो हम क्या करते थे, पहले सिल्वर आयन को डिटेक्ट करते थे, लेकिन धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंजिंग तो ये मेथड आपका हैलाइड्स के लिए, साइनाइड के लिए, थायोसाइनाइड्स के लिए, दैट मीन हाइलाइट्स और स्यूडो हाइलाइट्स के लिए भी यूज किया जाने लगा. जैसे कि यहां पे लिखा है, अर्लियर इट वाज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ सिल्वर इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड solution by titrating it against a standard solution of potassium thiocyanide in presence of ferric salt as an indicator. But later on, ठीक है, तो हमने यहाँ पर बात कर ली कि नाइट्रिक एसिड में सिल्वर को डिटेक्ट करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए यूज किया जाता था, जहां पर हम टाइट्रेंट क्या यूज करते थे, पोटेशियम थायोसाइनाइड. बट बाद में क्या हुआ, इट हैज आल्सो बीन एक्सटेंडेड टू द एस्टिमेशन ऑफ क्लोराइड. ये आगे चल के आपका एक्सटेंड कर दिया गया क्लोराइड के एस्टिमेशन के लिए, ब्रोमाइड के एस्टिमेशन के लिए एंड अदर इनडायरेक्ट एनालिसिस के लिए. ठीक है, और अदर मेथड में आगे चल के आपका कैरी आउट हो गया. इसके बाद बात करता हूं, अगर मैं, ये बात आपको समझ में आ गई कि पहले ये सिल्वर आयन को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता था डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में, बट विद इन टाइम ये आपका क्लोराइड, ब्रोमाइड, हैलाइड और स्यूडोहाइड के लिए भी यूज होने लगा. तो अगर मैं बात करता हूं ये यूज किस किस लिए किया जाता है, तो ये बेसिकली यूज किया जाता है टू डिटरमाइन हैलाइड्स, जैसे कि आपके क्लोराइड, ब्रोमाइड, आपका थायोसाइनाइड आयन, साइनाइड आयन, सल्फाइड्स आयन, क्रोमेट आयन, ऑक्सलेट आयन, कार्बोनेट आयन एंड आर्सेनेट आयन. इन सभी आयन्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सिल्वर आयन है आपका, वो इन सभी के साथ में क्या कर सकता है, अपना प्रेसिपिटेट बना सकता है. ठीक है, तो वोल्हार्ड मेथड में इसकी डाइवर्सिटी ज्यादा है. अगर मैं देखता हूं मोर्स मेथड को तो वो सिर्फ हैलाइड्स के लिए यूज होता है. ठीक है, लेकिन ये आपका क्या होता है, ये आपका हैलाइड्स और स्यूडो हैलाइड्स दोनों में यूज हो सकता है. अगर मैं बात करता हूं प्रिंसिपल की, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि वोल्हार्ड मेथड इज एन इनडायरेक्ट मेथड. ठीक है, हमारा जो मोर्स मेथड था वो आपका डायरेक्ट मेथड था. डायरेक्ट मेथड का मतलब है उसमें हम लोग कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करते, हम डायरेक्ट सैंपल को टाइट्रेट कराते हैं टाइट्रेंट के साथ में और इंडिकेटर की मदद से एंड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं. बट यहाँ पर जो आपका टाइट्रेंट होता है, ठीक है, दैट मीन जो आपका सिल्वर नाइट्रेट होगा, हम इसको पहले स्टैंडर्डाइज करेंगे, है ना. हम जानेंगे कि क्या ये एक्चुअल में जितना हम चाहते हैं उतने नॉर्मल है या नहीं है, या उतने मोलर है या नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टैंडर्डाइज इट. तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे. दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, ये आपका रिएक्शन कर लेगा. ठीक है, तो यहां पर हमारा टाइट्रेंट चेंज हो जाएगा, वो आपका होगा पोटेशियम थायोसाइनाइड. ठीक है, सेकेंड स्टेप पे तो हम देखते हैं. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, वी हैव टू स्टैंडर्डाइज सिल्वर नाइट्रेट बाय NaCl, है ना. NaCl की मदद से हम सिल्वर नाइट्रेट को स्टैंडर्डाइज करते हैं. एंड यू नो वेरी वेल
जब सिल्वर नाइट्रेट आपके NaCl के साथ में रिएक्शन करता है तो AgCl बनता है और सोडियम नाइट्रेट बनता है। ठीक है, तो आपने स्टैंडर्डाइज किया, फाइनली N1B1 के द्वारा इसकी नॉर्मेलिटी पता की। इसके बाद स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में आपको डिटरमिनेशन करना है एनालाइट का, यानी कि सैंपल को आपको फाइंड आउट करना है, मतलब डिटरमाइन करना है सैंपल। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड हमारा सैंपल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पोटेशियम साइनाइड हो सकता है, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड हो सकता है, बट हमने क्या लिया है, पोटेशियम क्लोराइड। तो होता क्या है, सबसे पहले ये पोटेशियम क्लोराइड रिएक्शन करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ में और आपका AgCl बनता है जो कि आपके सैंपल का प्रेसिपिटेट है, और साथ में KNO3 बनता है। अब जो ये आपने सिल्वर नाइट्रेट यूज किया है ये आप एक्सेस अमाउंट में यूज करते हो। ठीक है, देखो जब आपने इसमें डालने के बाद यहाँ पे कोई इंडिकेटर अभी नहीं है तो आपको नहीं पता कि एंड पॉइंट आया नहीं आया, तो एक्सेस अमाउंट इसका यूज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ AgNO3 आपका रिमेन रह जाता है क्योंकि ये एक्सेस में यूज किया गया है। अब ये AgNO3 आपका रिएक्शन करता है पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ में, यानी कि KSCN के साथ में, और ये बनाता है AgSCl। एक और प्रेसिपिटेट बनता है सिल्वर थायोसाइनाइड का, और साथ में KNO3 बनता है आपका। ठीक है, ये KSCN क्या कर रहा है, इस एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3 को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करा रहा है। समझ रहे हो? अब यहां पर आपका इंडिकेटर काम करता है जब आपके सभी के सभी सिल्वर आयन आपके प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अधिकतर आपके AgCl में कन्वर्ट हो गए, जो थोड़े एक्सेस अमाउंट में थे वो आपके सिल्वर थायोसाइनाइड में कन्वर्ट हो गए। अब यहां पर आपका कोई सिल्वर आयन नहीं है। अब यहां पर जो आपका यहां से SCN दैट मीन थायोसाइनाइड आयन है आपका, यानी कि एक्सेस अमाउंट में जो थायोसाइनाइड आपका ऐड होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिल्वर नाइट्रेट ही एक्सेस अमाउंट में ऐड हो सकता है, पोटेशियम थायोसाइनाइड भी ऐड हो सकता है। अब इस पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ में, यानी कि इसके थायोसाइनेट आयन के साथ में हमारा इंडिकेटर रिएक्शन करेगा जो कि हमारा है फेरिक आयन। ये फेरिक आयन किसी भी फेरिक साल्ट से आ सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है फेरिक अमोनियम सल्फेट का, ठीक है, या अमोनियम फेरिक सल्फेट का। ये आपका किसी भी फेरिक साल्ट से आ सकता है। तो ये फेरिक आयन आपका थायोसाइनाइड आयन के साथ में रिएक्शन करता है और आपका एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स आपका प्रोड्यूस करता है रेडिश कलर। ठीक है, और इस रेडिश कलर की वजह से हमको पता लग जाता है कि हमारा एंड पॉइंट आ चुका है। दिस रेडिश कलर इंडिकेट द एंड पॉइंट। समझ रहे हो? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इनडायरेक्ट मेथड है, तो 2 बार टाइट्रेशन करेंगे। पहले टाइट्रेशन में हम स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, दूसरे टाइट्रेशन में इस स्टैंडर्डाइज AgNO3 के साथ में सैंपल की रिएक्शन कराएंगे, सैंपल का प्रेसिपिटेट बनेगा। फिर जो एक्सेस अमाउंट में आपका AgNO3 बच जाएगा वो आपके पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ में रिएक्शन करेगा और सिल्वर थायोसाइनाइड का एक और प्रेसिपिटेट बनेगा। अब आपका ये साइनाइड थायोसाइनाइड आयन जो एक्स्ट्रा अमाउंट में एक्सेस अमाउंट में होगा, ये इंडिकेटर के साथ में रिएक्शन करके रेडिश कलर प्रोड्यूस करेगा। प्रोसीजर की अगर मैं बात करता हूं कि क्या क्या होता है, तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या क्या यूज करना है, सिल्वर नाइट्रेट यूज करना है, पोटेशियम थायोसाइनाइड यूज करना है और इंडिकेटर यूज करना है। सिल्वर थायोसाइनाइड हम लोग पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं मोर्स मेथड में, बट वहां आप एक चीज करेक्ट कर लेना, वहां पे हमने 4.248 ग्राम को 1000 ml में डिसोल्व किया था, लेकिन वो आपका 250 ml के लिए होता है। ठीक है, बेसिकली आपको 0.1 ही बनाना है, 0.1 नॉर्मल। और मैंने आपको सिखा रखा है अच्छे से कि नॉर्मलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हो, ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं होती। बट फिर भी 4.248 ग्राम को आप लोग 250 ml में इसको डिसोल्व कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं पोटेशियम थायोसाइनाइड की बात करता हूं, पोटेशियम थायोसाइनाइड का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो आपका होता है 29.124। आपके पास E की वैल्यू है, कैपिटल E की, एंड यू नो वेरी वेल W is equal to NeV divided by 1000। आपको बनाना कितना है, 0.1 नॉर्मल, तो N की वैल्यू 0.1 आ गई। अब आपको 100 ml बनाना है, 250 ml बनाना है, 1000 ml बनाना है, वो डिपेंड करता है, तो V की वैल्यू आप रख लेना, और E की वैल्यू मैंने आपको बता दी 29.124। इससे आप इसका वेट कैलकुलेट कर सकते हो कि 0.1 बनाने के लिए इसका कितना वेट डिसोल्व करना पड़ेगा, कितने ml में। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इंडिकेटर की, तो इंडिकेटर हमने यहाँ पे यूज किया है अमोनियम फेरिक सल्फेट। अमोनियम फेरिक सल्फेट का हम लोग 40% सॉल्यूशन यूज करते हैं। 40% का मतलब है 40 ग्राम अमोनियम फेरिक सल्फेट आपका 100 ml वाटर में होगा, यानी कि 40 ग्राम इन 100 ml वाटर।
तो ये आपका तैयार हो जाएगा इंडिकेटर। अब प्रिपरेशन आप कर चुके हो, अब बात करते हैं मेथोडोलॉजी की। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टैंडर्डाइजेशन करोगे। स्टैंडर्डाइजेशन में सिंपली आप मोर्स मेथड के जैसे मोर्स मेथड में होता है वैसे कर सकते हो। टाइट्रेंट आपका AgNO3 है, बट इसको हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। ये आपका ब्यूरेट में रहेगा, नीचे आपका NaCl रहेगा जो कि इसको स्टैंडर्डाइज कराएगा, और आपका इंडिकेटर रहेगा। यहाँ पर आपको पता है जब दोनों के बीच में रिएक्शन होती है तो रेडिश ब्राउन कलर आता है, और यही आपका एंड पॉइंट होता है। इससे आप इसके स्टैंडर्ड नॉर्मेलिटी पता कर लोगे कि AgNO3 का स्टैंडर्ड नॉर्मेलिटी एक्चुअल में है क्या। समझ रहे हो? यहाँ पर यही लिखा है कि 0.1 नॉर्मल NaCl लेंगे और 1 ml K2CrO4 जो कि 2% आपका है। इसको हम बनाना सीख गए थे कि 2 ग्राम पोटेशियम क्रोमेट 100 ml में होगा। ठीक है, तो इसका हम 1 ml लेके कोनिकल फ्लास्क में डाल देंगे। और टाइट्रेंट आपका जो आपका सैंपल है, यहाँ पे तो ये सैंपल की तरह ही वर्क कर रहा है AgNO3, क्योंकि हम इसका स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं। यहाँ पे टाइट्रेंट की तरह वर्क कौन कर रहा है, NaCl, भले ही कोनिकल फ्लास्क में है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में टाइट्रेशन कराएंगे बिटवीन 0.1 नॉर्मल AgNO3 एंड 0.1 नॉर्मल NaCl। एंड पॉइंट के दौरान आपका रेडिश ब्राउन कलर आएगा, एंड पॉइंट आएगा। आप लोग ब्यूरेट रीडिंग लेके N1V1 के N1V1 इज इक्वल टू N2V2 के फॉर्मूला से इसकी स्टैंडर्ड नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। गॉट इट? ये मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। अब बात करते हैं मेन मेथड की, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल के बारे में। सैंपल हमारा क्या है, KCl है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे KCl लेंगे। ठीक है, सैंपल हमने क्या लिया है, KCl लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो एक्सेस अमाउंट में AgNO3 है आपका, एक्सेस अमाउंट में क्या करते हैं हम लोग, AgNO3 यूज करते हैं। ठीक है, AgNO3 यूज करने के बाद हम क्या करते हैं, कुछ ड्रॉप्स हम अपने इंडिकेटर के डाल देते हैं। ठीक है, ये तीनों का मिक्सचर हम लोग कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं और इसको टाइट्रेट कराते हैं 0.1 नॉर्मल KSCN के साथ में, यानी कि NH4SCN के साथ में। ठीक है, KSCN जब Ag प्लस के साथ में रिएक्शन करेगा तो आपको पता है ये आपका क्या बनाएगा, AgSCN, यानी कि सिल्वर थायोसाइनाइड प्रेसिपिटेट बनाएगा। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, स्टेप 2 में आपके ये सिर्फ आपका एसिडिक मीडियम में होना चाहिए। अगर आप इसको बेसिक मीडियम में करते हो तो जो आपका इंडिकेटर है, यानी कि जो आपका फेरिक आयन है, ये बेस के साथ में रिएक्शन करके, यानी कि OH माइनस के साथ में रिएक्शन करके फेरिक हाइड्रोक्साइड बना सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप इसको एसिडिक मीडियम में ही परफॉर्म करो। ठीक है, तो फाइनली आपका रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, यानी कि रेडिश कलर प्रेसिपिटेट बनेगा, जो कि इंडिकेट करेगा यहाँ पर एंड पॉइंट को। ठीक है, एंड पॉइंट आपका आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो अमाउंट ऑफ द KCl, कि KCl का अमाउंट यहाँ पर क्या है। ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला लगा के यू कैन इजिली कैलकुलेट इट आउट। अगर मैं बात करूं, आई थिंक आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टैंडर्डाइजेशन किया और बाद में हमने डिटर्मिनेशन किया। डिटर्मिनेशन में थोड़ा कुछ नहीं है, सैंपल है, AgNO3 भी कोनिकल फ्लास्क में ही है एक्सेस अमाउंट में। ठीक है, और साथ में आपका सिंप्लीफाई करने के लिए मैं मान लेता हूं कि हमारा सैंपल KCl नहीं है, हमारा सैंपल है NaCl, तो मैं इसी कोनिकल फ्लास्क को लेके नीचे आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका कलर पहले आ चुका है तो हम इसको नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, एक नया कोनिकल फ्लास्क लेंगे, NaCl लेंगे, उसमें हम अपना इंडिकेटर डालेंगे, फेरिक आयन डालेंगे या अमोनियम फेरिक सल्फेट डालेंगे, AgNO3 डालेंगे, और एज ए टाइट्रेंट या एज ए ब्यूरेट में हम क्या रखेंगे, KSCN, पोटेशियम थायोसाइनाइड। जो सिल्वर नाइट्रेट आपका नीचे है पहले ही रिएक्शन कर लेगा KCl के साथ में। जब KCl कंप्लीटली, Cl माइनस कंप्लीटली आपके यूज हो जाएंगे तो Ag प्लस आपका फालतू बचा रहेगा, यानी कि एक्सेस अमाउंट में रहेगा। इसके एक्सेस अमाउंट के साथ में KSCN रिएक्शन करेगा। जब KSCN सभी के सभी सिल्वर आयन को प्रेसिपिटेट आउट कर देगा तो SCN भी एक्सेस अमाउंट में होगा। फिर इस SCN के साथ में फेरिक आयन रिएक्शन करेगा और आपका ये रेडिश कलर का प्रेसिपिटेट देगा। गॉट इट? एंड पॉइंट आएगा और फाइनली हम KCl का हम अमाउंट पता कर सकते हैं, यानी कि अपने सैंपल का। अब यहाँ पर एक छोटी सी टर्म और आती है, मॉडिफाइड वोल्हार्ड मेथड। ठीक है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की गई है। होता क्या है बेसिकली, आपका जो ये सिल्वर क्लोराइड है आपका कुछ कंडीशन में आपका ये सोल्यूबलाइज हो जाता है, मतलब प्रेसिपिटेट बनता है और आपका सोल्यूबलाइज होता है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे वेटिंग एजेंट यूज करते हैं। ठीक है, वेटिंग एजेंट हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब ये वेटिंग एजेंट क्या करते हैं, मान लेते हैं आपका ये सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है,
अगर ये फ्री फॉर्म में रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी कंडीशन की वजह से, टेम्परेचर एलिवेट होने की वजह से, ठीक है, या कोई भी मीडियम आपका होने की वजह से, तो क्या होगा आपका यहाँ पे एसिडिक मीडियम HCl की वजह से, तो जो आपके वेटिंग एजेंट यूज होंगे, जो हम यहाँ पर यूज करते हैं, ये क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये आपका जो प्रेसिपिटेट है, एनालाइट का प्रेसिपिटेट है, यानी कि AgCl है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, ना तो एटमॉस्फेयर के और ना ही आपके सॉल्यूशन के, तो ये आपका दोबारा सोल्यूबलाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वेटिंग एजेंट यूज करते हैं, जो कि इस AgCl की, जो कि इस प्रेसिपिटेट की सोल्युबिलिटी को कम कर देता है बाय फॉर्मिंग ए लेयर अराउंड द सैंपल, अराउंड द प्रेसिपिटेट, ठीक है। वेटिंग एजेंट की अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो क्लोरोफॉर्म है, नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, तो आपका क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोबेंजीन एज ए वेटिंग एजेंट यूज किया जा सकता है। तो दैट्स इट, मॉडिफाइड मेथड में कुछ नहीं है, यहाँ पे वेटिंग एजेंट यूज करना है। यहाँ पे लिखा भी है यूज ऑफ वेटिंग एजेंट ड्यूरिंग स्टेप सेकंड, यानी कि इस दौरान, पहले में आपको जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको जरूरत है क्योंकि यहाँ पे सैंपल है आपका, वहां पे तो हम सिर्फ स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। स्टेप 2 टू प्रिवेंट सोल्युबिलिटी ऑफ AgCl, आपके प्रेसिपिटेट की सोल्युबिलिटी को कम करता है बाय फॉर्मिंग ए लेयर अराउंड AgCl, AgCl के चारों तरफ एक लेयर बनाकर उसकी सोल्युबिलिटी को कम कर देता है। दैट्स इट। तो आपका प्रेसिपिटेट क्या है, स्टेबल रह पाता है, इनसोल्युबल रहता है। तो क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोबेंजीन इसके एग्जांपल है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेथड है, ओके, इनडायरेक्ट मेथड है। आपको पता ही है कि डायरेक्ट मेथड क्या होते हैं, इनडायरेक्ट मेथड क्या होते हैं, बैक मेथड क्या होते हैं। तो गाइस, इफ यू फील एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। इसके बाद हम लोग फजान मेथड के बारे में बात कर लेंगे, और ये तीनों मेथड आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं इनके नाम से, या डायरेक्ट पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन, और छोटा क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं, 5 से 10 नंबर के बीच में आपका क्वेश्चन बनता है। तो आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखो, जब तक समझ में नहीं आता है, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।